हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी वाला। मैं हूं गरिमा और आज हम देखेंगे 25 मार्च का करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स यूपीपीसीएस और वनडे एग्जाम्स के लिए डिज़ाइन किया गया है और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो आपका कोई भी मीडियम हो दोनों में ये काम आने वाला है। पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है। तो पहले आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक है कि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई है। उसमें कहा गया है कि कास्ट जो जाति की स्थिति है वो धर्म परिवर्तन के बाद बदल जाती है या वही रहती है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति शेड्यूल कास्ट का है तो और वो अपना धर्म परिवर्तित कर लेता है, हिंदू धर्म को छोड़ के कोई और धर्म अपना लेता है, तो वो शेड्यूल कास्ट माना जाएगा, अनुसूचित जाति माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो इस पे स्पष्टीकरण आया है, तो देख लेते हैं क्या है केस। पहले मामला समझ लेते हैं। एक पादरी हैं आनंद पॉल, ठीक है, चिंतरा आनंद पॉल उनका नाम है, ईसाई पादरी हैं और हिंदू थे पहले, बाद में धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनते हैं। अब लंबे समय से वो ईसाई धर्म का पालन कर रहे थे, तो उनका किसी व्यक्ति से झगड़ा हो जाता है जो इस केस में है आरोपी, ठीक है। और वो आरोपी इन पादरी के विरुद्ध क्या करता है, कुछ अपशब्दों का प्रयोग करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास एक SC/ST एक्ट है, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, है ना। इस एक्ट में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी SC/ST के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग करता है, उन्हें अब्यूज़ करता है, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, ठीक। तो पादरी क्या करते हैं, जो चिंतरा आनंद पॉल हैं, वो इस एक्ट को लगाकर आरोपी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा देते हैं, FIR करा देते हैं। मामला जो है कोर्ट में जाता है, सेशन कोर्ट में जाता है, जिला न्यायालय में। वहाँ पे इनकी बात को जो सही माना जाता है आनंद पॉल के, और आरोपी को दोषी मानकर उसे सजा सुनाई जाती है। फिर आरोपी इस निर्णय के विरोध में हाई कोर्ट पहुँचता है। तो हाई कोर्ट कहता है कि देखो, आप धर्म परिवर्तन करके बन गए हैं ईसाई, है ना, और ईसाई धर्म में तो कास्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। एक कारण तो उन्होंने ये दिया, ठीक, कि ईसाई धर्म में कास्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप जो हो SC/ST एक्ट के विरुद्ध ये मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर की बात की, ठीक है, हाई कोर्ट ने, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, ये रहा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950, ठीक, 1950 का ऑर्डर था। इसमें ये स्पष्टता कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू, सिख और बुद्धिज्म इसके अलावा कोई अन्य धर्म का पालन करता है तो वह शेड्यूल कास्ट नहीं माना जाएगा, ठीक। तो हाई कोर्ट कहता है कि आप अगर हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर सिख या बुद्धिस्ट बनते तो आप SC माने जाते, है ना। लेकिन आपने अपनाया है ईसाई धर्म अपनाया हो, इस्लाम धर्म अपनाया हो, तो फिर आप शेड्यूल कास्ट नहीं माने जाएंगे, ठीक। तो ये रूलिंग आती है हाई कोर्ट की। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की रूलिंग को बरकरार रखता है, ठीक। और कहता है कि इस ऑर्डर के तहत ही कि धर्म परिवर्तन करके अगर आप हिंदू, सिख और बुद्धिज्म इसके अलावा कोई अन्य धर्म अपनाते हैं तो आप शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अब मामला समझने के बाद हम देख लेते हैं कि कुछ बारीक पॉइंट, टेक्निकल पॉइंट्स तो नहीं रह गए हैं। तो शेड्यूल कास्ट का स्टेटस किस किस को मिलता है, कौन कौन से धर्मों को मिलता है? तो हिंदू धर्म का व्यक्ति होना चाहिए, या तो फिर सिख धर्म का या फिर बुद्धिज्म का, ठीक है। तो या तो हिंदू हो, सिख हो या बौद्ध हो, तभी उसको क्या मिलेगा, शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जाति का दर्जा मिलेगा, ठीक। अब अगर वो धर्म परिवर्तन कर लेता है और इसके बाहर कोई अन्य धर्म जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को पालन करेगा, तो तभी तुरंत इमीडिएट एंड एब्सोल्यूट मीन्स तत्काल और पूरी तरह से उसका वो स्टेटस समाप्त हो जाएगा। उसके तहत मिलने वाले आरक्षण जैसे लाभ समाप्त हो जाएंगे। और इवन जैसे अभी पादरी ने SC/ST एक्ट के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था, तो इनसे जुड़े शेड्यूल कास्ट से जुड़े जो भी कानून हैं वो भी उन्हें भी आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देख लिया हमने लीगल बेस क्या है, लीगल बेस बता दिया, ये ऑर्डर है जो मना करता है। थियोलॉजिकल रीजनिंग भी बता दी, क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी है, ईसाई धर्म है, उसमें कास्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है,
कास्ट स्पेसिफिकली या जाति का जो एक कॉन्सेप्ट है, विचार है, वो सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़ा है। ठीक है, हिंदू धर्म के इतिहास से जुड़ा है, तो ईसाई धर्म से जुड़ा नहीं है, तो वहाँ पे ये नहीं लगेगा। ठीक है, अब अगर कोई व्यक्ति हिंदू था, ठीक, धर्म परिवर्तन कर, और हिंदू और एससी शेड्यूल कास्ट में आता था, धर्म परिवर्तन करके वो बन गया क्रिश्चियन। ठीक, अब क्रिश्चियन के बाद अब तो उसका एससी का स्टेटस चला गया है ना, अब वो क्रिश्चियन के बाद वापस से हिंदू बन जाए तो क्या स्टेटस वापस आ सकता है ना? तो इसको समझ लेते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म को अपनाए, फिर वापस अपने मूल धर्म में वापस आ जाए, है ना, तो उसे प्रूफ देना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया कि हमने हिंदू धर्म अपना लिया तो अब फिर से शेड्यूल कास्ट का स्टेटस मिल जाएगा, नहीं। आपको प्रूफ करना होगा कि जो आपने पहले धर्म परिवर्तन किया था उससे आप पूरी तरह से हट चुके हैं, उससे आपका अलगाव हो चुका है ना। दूसरा, जो आप वापस से अपने मूल धर्म में, है ना, मूल धर्म में वापस आए हैं, तो आपने उसके सारे कस्टम्स को, रिचुअल्स को, प्रैक्टिसेस को अपना लिया है। ठीक, इसका क्या मतलब है, कोई व्यक्ति हिंदू था, फिर ईसाई बना, फिर वापस से हिंदू बना, तो उसको रोज पूजा पाठ करना होगा, है ना, मंदिर जाना होगा। ये जो भी हिंदू धर्म के रिचुअल्स हैं, व्रत रखना, मंदिर जाना, है ना, इन चीज़ों को पालन करना होगा, तब जाके उसको माना जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया कि मैं हिंदू हूँ, मैंने हिंदू धर्म अपना लिया और मान लिया जाएगा। ठीक है, फिर है कि वो स्वीकार्यता मीन्स कि उसको जो बाकी जाति के सदस्य हैं वो अपने में स्वीकार करने के लिए तैयार हो। ठीक है, और इस बात का सबूत उस व्यक्ति को ही देना होगा, अदालत नहीं ढूंढ के लाएगी। ठीक है, आपको ही बताना होगा कि हम वापस से हिंदू धर्म का पालन करने लगे हैं, या बौद्ध धर्म या सिख धर्म, है ना, जो 3 धर्म अभी बताए हैं, उन तीनों में से किसी धर्म का पालन फिर से करने लगे हैं, उसके रिचुअल्स अपनाने लगे हैं, तो वो सारे प्रूफ आपको देने होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कि शेड्यूल का धर्म बदलने पे जाति बदलेगी या नहीं बदलेगी, उस पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई। ठीक है, यहाँ पे एक और तथ्य समझ लेते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के साथ क्या इशू है ना। क्या धर्म बदलने पे अनुसूचित जाति जनजाति का दर्जा भी छिन जाएगा, जैसे अनुसूचित जाति का छिन सकता है? तो यहाँ पे हम बता दें कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल एससी ऑर्डर आया है ना 1950 में, तो सेम कॉन्स्टिट्यूशनल एसटी ऑर्डर भी है एक, ठीक है, 1950 का। उसमें कहा है कि देखो, जो जनजाति है ना वो रिलीजन बेस्ड नहीं है ना, वो किसी धर्म के आधार पे तय नहीं होती। देखो, जनजाति का स्टेटस कब मिलता है ना, जनजाति मीन्स जो जंगलों में रह रही थी, मुख्य धारा से कटी हुई थी, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया मेन स्ट्रीम के साथ साथ। ठीक है, तो जो जनजाति वाले फीचर्स हैं, है ना, अगर वो अभी भी हैं, तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति जो है वो हिंदू धर्म से क्रिश्चियन धर्म अपनाता है, ठीक है, तो हिंदू धर्म में उसे एसटी का दर्जा प्राप्त था, लेकिन क्रिश्चियन धर्म अपनाने पर भी अगर वो शेड्यूल ट्राइब माने कि जनजातीय जीवन व्यतीत कर रहा है तो उसे फिर एसटी माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो जनजातीय जीवन नहीं व्यतीत कर रहा, ठीक, तो फिर उसे हटाया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर जो शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस है, जनजाति का स्टेटस है, वो ये इस बात पे निर्भर करेगा कि वो व्यक्ति अपनी जनजातीय पहचान को बनाए रखता है या नहीं बनाए रखता। ठीक है, जो जनजातीय प्रथाएं हैं उनका पालन करता है या नहीं करता। ठीक, जनजाति जो है वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो धर्म से जुड़ा हुआ मसला नहीं है। ठीक, तो ये था हमारा पूरा केस। इसे जैसे हमने समझ लिया, क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, तो क्वेश्चन सीधे स्टेटमेंट टाइप आ सकता है ना, कि एससी स्टेटस इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक रिलीजन, है ना, कि किसी विशेष धर्म तक ही सीमित है। तो सही बात है, 3 धर्म देखे हमने, कौन से, हिंदू धर्म, सिख धर्म और बौद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म। ठीक, दूसरा है कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी और इस्लाम लीड्स टू ऑटोमेटिक लॉस ऑफ एससी स्टेटस। हाँ, अगर आप इन 3 धर्मों के अलावा किसी अन्य धर्म जैसे कि क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म अपनाते हैं तो शेड्यूल कास्ट का दर्जा स्वतः समाप्त हो जाएगा। सही है। ठीक है, एससी स्टेटस इज नॉट रिलीजन न्यूट्रल लाइक एसटी स्टेटस। शेड्यूल कास्ट का दर्जा ट्राइब के दर्जे की तरह धर्मनिरपेक्ष नहीं है। सही बात है, ऐसा नहीं है। जैसे शेड्यूल ट्राइब में तो है ना कि धर्मनिरपेक्ष है, कोई सा भी धर्म अपनाओ दर्जा बना रहेगा, लेकिन शेड्यूल कास्ट में ऐसा नहीं है, है ना।
तो तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो सही है, आंसर बनेगा डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीगल बेसिस फॉर रिस्ट्रिक्टिंग एससी स्टेटस टू सर्टेन रिलीजन। मतलब कि शेड्यूल कास्ट दर्जे को या अनुसूचित जाति के दर्जे को कुछ ही धर्मों तक सीमित रखने के लिए कानूनी आधार क्या है, मतलब कौन कहता है ऐसा करने को? क्या संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है? नहीं, शेड्यूल कास्ट ऑर्डर है ना, हमने अभी देखा है 1950 का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है वो कहता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। ठीक है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट कब कौन रिलीज करता है इसे? IQ एयर नाम की संस्था रिलीज करती है, 8वीं बार इसको रिलीज किया गया है। और इस एयर क्वालिटी है ना, वायु की गुणवत्ता, तो वायु को ट्रैक किया जाएगा कि उसमें PM 2.5 पार्टिकल हैं या नहीं। ठीक, तो PM 2.5 ही क्यों? क्योंकि बहुत छोटे छोटे, देखो आपने देखा होगा पार्टिकुलेट मैटर कार्बन के कण होते हैं, और एक होते हैं PM 2.5, एक होते हैं PM 10। तो PM 2.5 का क्या मतलब है कि इसका जो साइज होगा वो होगा 2.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये तो मिलीमीटर का साइन, माइक्रोमीटर। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं माइक्रोमीटर। ठीक, और PM 10 में 10 माइक्रोमीटर, मतलब कि जो PM 10 का साइज है वो बड़ा है और PM 2.5 का साइज थोड़ा छोटा है। तो आप बताइए कि आसानी से हमारे शरीर में कौन सा जाएगा सांस के द्वारा? PM 2.5 ही जाएगा, है ना। तो PM 2.5 जो कण हैं वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं, PM 10 की अपेक्षा ज़्यादा हानिकारक होते हैं, क्योंकि हमारी श्वास नली में जाते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। ठीक है, हमारे रक्त प्रवाह को जो है प्रभावित करते हैं। ठीक, तो इसलिए ये छोटे कणों को ट्रैक करता है कि PM 2.5 कितना है वायु में। ज़्यादा होगा तो वायु की गुणवत्ता खराब है, कम होगा तो वायु अच्छी है। ठीक है, और उसके आधार पर वो देशों की सूची बनाता है। ठीक है, तो इसमें इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है कि अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो विश्व में केवल 14% शहर ऐसे हैं जो WHO के मानकों को पूरा करते हैं। ठीक है, मतलब WHO जो कहता है कि इतनी अच्छी वायु होनी चाहिए, तो विश्व के केवल 14% शहरों में ही ऐसी है, बाकी सबकी वायु गुणवत्ता खराब है। और दुख की बात यह है, चिंता की बात यह है कि 2024 में ये प्रतिशतता 17% थी। ठीक है, और अब 2025 में ये 14% हो गई है। और क्या कहा गया इस रिपोर्ट में कि जो पाकिस्तान है ना, वो सबसे पॉल्यूटेड कंट्री है। ठीक है, पाकिस्तान में जो WHO की सेफ लिमिट है उससे 13 गुना ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो भारत जो है वो विश्व का 6वां सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कंट्री है। ठीक है, 6वां सबसे बड़ा प्रदूषित देश है। अच्छी बात यह है 2023 में 3रा सबसे बड़ा पॉल्यूटेड देश था, 2024 में 5वां। तो भारत की रैंकिंग में कमी आ रही है, मतलब सुधर रही है एक तरह से, मतलब वायु गुणवत्ता अच्छी हो रही है ना, ऐसा कह सकते हैं। अगर हम भारत के औसत की बात करें तो भारत में जो PM 2.5 का कंसंट्रेशन है वो है करीब 48.9 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूबिक। ठीक है, जो लगभग 10 गुना है ना। जो WHO की लिमिट है ना वो लगभग 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूबिक की है। ठीक है, कि इतना होना चाहिए वायु में PM 2.5, और हमारे यहाँ कितना है 48.9, तो लगभग 10 गुना है ना। तो ये दिखा रहा है कि हमारी वायु गुणवत्ता खराब हो रही है। ठीक, और एक और चिंता की बात है कि जो विश्व के 100 सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी है ना, प्रदूषित शहर, उसमें से 66 सिर्फ भारत के हैं। ये बहुत बहुत चिंता की बात है भारत के लिए। हालांकि भारत की रैंकिंग में सुधार आया है ना, हम 3रे स्थान से 6ठे स्थान पे आ गए हैं, लेकिन वायु गुणवत्ता जो है डिटेरियोरेट होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। तो यहाँ पे ये बहुत ही एक चरम बिंदु है जहाँ पे अब हमें सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। ठीक है, न्यू दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। ठीक है, सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? नई दिल्ली। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊँ, है ना, अभी एक जनवरी की आई थिंक न्यूज़ है कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, है ना, एंडर्स एंटोसन।
ठीक, वो डेनिश प्लेयर हैं, डेनिश खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा कि वो जो बैडमिंटन का टूर्नामेंट है ना, बैडमिंटन वर्ल्ड कप, उसमें शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो वर्ल्ड कप नई दिल्ली में होना है और उसमें वो कह रहे हैं कि दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है कि मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है यहाँ जाना। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा कहा और नई दिल्ली में इस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया। हालांकि उन पे जो है चार्जेस लगाए गए, उनको जुर्माना भरना पड़ा। तो खैर जो भी हो, लेकिन न्यू दिल्ली इनफेमस हो रही है पॉल्यूटेड सिटी के रूप में। ठीक है, विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में। लेकिन अगर हम विश्व का सबसे प्रदूषित शहर देखें, नगर कौन सा है, तो वो है गाजियाबाद का लोनी शहर। ठीक है, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो लोनी नगर आता है वो विश्व का सबसे प्रदूषित नगर है। यहाँ पे लगभग एक साल में 23% प्रदूषण बढ़ा है। जो टॉप 10 पॉल्यूटेड शहर हैं उसमें से 5 दिल्ली एनसीआर के हैं। ठीक है, जैसे लोनी, दिल्ली, गाजियाबाद। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। ये कह रहे हैं कि जो फंडिंग मिसमैच की बात कही है इस रिपोर्ट में, कि हमारे यहाँ पे ना वायु की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए एक कार्यक्रम चल रहा है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ठीक है, इस कार्यक्रम का जो पैसा है ना, तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि इसका 64% पैसा तो रोड डस्ट को कंट्रोल करने में जाता है। ठीक है, और 1% पैसा जाता है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में। ठीक, और 13% जाता है व्हीक्यूलर एमिशन में। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो रोड डस्ट है ना, इसके पार्टिकल छोटे नहीं होते, ये PM10 होंगे। तो अगर ये आपके अंदर चले भी जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि हमारी श्वास नली और नोज़ के द्वारा रोक लिए जाते हैं काफ़ी हद तक। लेकिन जो ये इंडस्ट्रियल पार्टिकल हैं, व्हीक्यूलर एमिशन है ना, जो वाहनों से उत्सर्जन, गैसें उत्सर्जित हो रही हैं, उसमें होंगे PM2.5 के पार्टिकल्स। ठीक, वो हमारे अंदर जाके हमें हानि पहुंचाते हैं। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पे हमें ज़्यादा खर्च करना चाहिए, उस पे तो हम बहुत खर्च कर रहे हैं, वो बहुत कम खर्च कर रहे हैं, है ना। और जो डस्ट है, हाँ डस्ट भी नुकसान करेगी लेकिन इतना नहीं करेगी जितना PM2.5 करेगा। ठीक है, तो उस पर हमारा ज़्यादा फोकस है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, तो पहला तो यही कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो IQAir नाम की संस्था है। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है भारत के बारे में, तो भारत 6वां सबसे प्रदूषित देश है। और क्या आ सकता है कि 14% सिटी जो हैं वो WHO के स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं, सही है। पाकिस्तान सबसे प्रदूषित देश है, ये भी सही है। जो एयर क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई है, नहीं, है ना, ये नहीं कहा। एयर क्वालिटी लगातार डिटेरियोरेट हो रही है, उसमें कमी आ रही है, तो ये गलत है। तो आंसर बनेगा हमारा A1 और 2। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है कि गुजरात में समान नागरिक संहिता लागू की जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले ना समान नागरिक संहिता क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, जब अंग्रेज आए ना भारत में, तो उन्हें भारत में शासन करना था, अपनी सत्ता स्थापित करनी थी। तो उन्हें पता था कि जो भारत का एक सामाजिक ढांचा है ना, वो उसमें धर्म का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, आप देखेंगे कि जो भी पर्सनल मैटर्स भी होते हैं ना, कि शादी विवाह, वो भी धर्म से संचालित होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जैसे पुर्तगालियों ने क्या किया था, धर्म में इंटरफेयर किया था भारतीयों के, तो भारतीय उन्हें नापसंद करने लग गए। ठीक, तो पुर्तगालियों की हार से अंग्रेजों ने सीखा कि हमें भारतीयों के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना। ठीक है, धर्म से जो जो चीज़ें चल रही हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करना। तो उन्होंने क्या करा, 2 तरह की संहिताएं बनाई। ठीक है, एक बनाई नागरिक संहिता, ठीक, और एक बनाई अपराध संहिता। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्रिमिनल कोड और उसे हम कहते हैं सिविल कोड। ठीक है, नागरिक संहिता सिविल कोड और ये है क्रिमिनल कोड। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि नागरिक अपराध संहिता में तो उन्होंने कहा, देखो अगर आप कोई अपराध करते हो, चोरी, डकैती, मर्डर, उसमें तो समान रूप से आपको दंड मिलेगा, फिर वो चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, तो उनको सभी को समान दंड मिलेगा।
तो ये है समान अपराध संहिता। तो पूरे देश में अपराध करने पर आपको समान ही जो है दंड मिलेगा, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे समान अपराध संहिता। लेकिन नागरिक संहिता में क्या होता है? विवाह, तलाक, ठीक है, कोई बच्चा अडॉप्ट करना है तो अडॉप्शन, सक्सेशन की आपकी प्रॉपर्टी किसको जाएगी आगे, है ना। तो ये जो चीज़ें थी, ये चीज़ें उन्होंने कहा कि भाई हिंदुओं की तो अलग तरह से मैनेज होती हैं, मुस्लिम्स की अलग तरह से, क्रिश्चियंस की अलग तरह से, तो जो जो भी धर्म है ना, तो उनके अपने अपने तरीके हैं। आपने देखा होगा कि विवाह के तरीके भी अलग हैं, है ना। हिंदू धर्म में विवाह अलग तरह से किया जाता है, मुस्लिम धर्म में अलग से, क्रिश्चियनिटी में अलग से, ठीक। उन्होंने कहा कि देखो भाई नागरिक संहिता सबकी समान नहीं हो सकती, है ना। तो आप ये वाले जो मैटर्स हैं, ये जो मुद्दे हैं, इन्हें अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग चला लो, ठीक है। हिंदू हो तो हिंदुओं की तरह से विवाह कर लो, हिंदू की तरह से, हिंदू धर्म की तरह से तलाक ले लो, अडॉप्ट कर लो, है ना। और जैसा हिंदू धर्म में होता है प्रॉपर्टी किसको देनी है वो देख लो अपने आप ही। तो उन्होंने कहा कि नागरिक संहिता सबकी अलग अलग होगी हर धर्म की, लेकिन अपराध संहिता सबकी समान होगी। लेकिन अगर नागरिक संहिता अलग अलग है तो उसमें ना कुछ इश्यूज आते हैं। जैसे क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं? एक तो देश में कभी भी एक रूपता नहीं आ पाएगी, है ना, समान नियम लागू नहीं होंगे। दूसरा, जैसे कुछ ना वल्नरेबल ग्रुप है, कम्युनिटी है, जैसे महिलाएं, है ना, तो हम देखें कि महिलाओं की स्थिति कुछ धर्मों में अच्छी है, कुछ धर्मों में खराब है। तो अगर जिन धर्मों में खराब है वहाँ सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी, उन चीज़ों को चेंज नहीं करेगी, तो देश का सामाजिक विकास नहीं होगा, सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो अब जो है ये जरूरी है देश के लिए कि समान नागरिक संहिता को अपनाया जाए, है ना। ये जो मुद्दे जो अलग अलग हैं इनको भी समान रूप से लागू किया जाए। देश में विवाह के, तलाक के, अडॉप्शन, सक्सेशन, उनके समान नियम कानून होने चाहिए। लेकिन अब देश आज़ाद होता है और हमें स्वयं को मौका मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अपना संविधान खुद लिखो। लेकिन आप जानते हैं कि देश इतनी आसानी से आज़ाद नहीं होता। हमने वहाँ पे कॉम्युनल वायलेंस देखी, सांप्रदायिक दंगे देखे, देश हिंदू मुस्लिम में बटा हुआ था। अब आप वहाँ पे संविधान निर्माताओं के समक्ष ये द्वंद्व था, डिलेमा में आ गए कि अब क्या करें। हम तो हमेशा से समान नागरिक संहिता चाहते थे, लेकिन अगर इस समय पे समान नागरिक संहिता लागू की गई तो जो देश में रहे हैं मुस्लिम या अन्य धर्मों के लोग, वो देश से कभी जुड़ नहीं पाएंगे। उन्हें लगेगा कि उन पे मेजॉरिटी थोप दी गई है ना। तो उन्होंने उस समय सोचा कि नहीं, जो व्यवस्था बनी हुई है अलग अलग नागरिक संहिता की, उसे बने रहने देना चाहिए, है ना, क्योंकि उस समय वही सही था, ठीक। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने आर्टिकल 44 संविधान का अनुच्छेद 44, देखो 4 समान है ना, तो यहाँ से आप याद रख सकते हो समान नागरिक संहिता। तो अनुच्छेद 44 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्टिव्स, है ना, जो सरकार को दिए गए हैं संविधान निर्माताओं के द्वारा। तो वो क्या है? तो उसमें कहा कि देखो राज्य सरकार को कहा गया, या राज्य को कहा गया, मतलब राज्य सरकार मतलब देश की सरकार को, कि जो राज्य है वो बनाएगा इस पे कानून। समय के साथ जब हमारा देश जो है वो मैच्योर हो जाएगा, उसमें भाईचारा पनप जाएगा, लोग एक दूसरे से कटा छटा महसूस नहीं करेंगे, अपनत्व की भावनाएं होंगी, तो उस समय पे जो केंद्र में सरकार है या राज्य की सरकार है ना, वो क्या करेगी? समान नागरिक संहिता लागू करेगी, ठीक। तो उन्होंने भी क्या करा कि समान नागरिक संहिता लागू नहीं की और उसे आने वाली पीढ़ियों पे छोड़ दिया, ठीक है। अब आप जैसा कि जानते हैं कि समय समय पर फिर से सांप्रदायिक दंगे देखे गए हैं भारत में, तो केंद्र स्तर पे आज तक भी इसमें आम सहमति नहीं बन पाई कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए या नहीं, ठीक है। अभी हाल ही में लॉ कमीशन आए 2, उनकी रिपोर्ट्स आई, एक कहता है कि होनी नहीं चाहिए, एक कहता है होनी चाहिए, ठीक। तो ऐसे मतलब मुद्दा हमेशा से ये हॉट टॉपिक है, हमेशा चर्चा में रहता है, ठीक। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ, 2024 में यहाँ पे हाँ एक और बात ध्यान रखने की है, जो हमारी संवर्ती सूची है ना, तो ये नागरिक संहिता संवर्ती सूची का विषय है। तो केंद्र सरकार भी इस पे कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो केंद्र में तो सहमति नहीं बन पाई, तो राज्य अपने अपने कदम उठा रहे हैं। जैसे राज्य में आता है सबसे पहले नंबर पे उत्तराखंड ने 2024 में क्या करा, अपने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर दी। अब उसके बाद आ रहा है गुजरात।
अब हाल ही में जो अब न्यूज़ है उसमें ये है कि उत्तराखंड के बाद गुजरात दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पे समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है। ठीक है, तो गुजरात में गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाया गया, जो वहाँ के सीएम है भूपेंद्र पटेल, उन्होंने रखा और वो पास हो गया। ये बिल कौन सी समिति के अध्यक्ष मतलब किस कमेटी ने तैयार किया था, किस कमेटी की सुझाव पे बनाया गया था? तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कमेटी। ठीक है, ये जो जस्टिस रंजना प्रकाश हैं ये सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रह चुकी हैं। इनकी अध्यक्षता में ही उत्तराखंड ने भी समिति बनाई थी। ठीक है, उत्तराखंड का जो बिल आया था वो भी इनकी ही समिति की रिपोर्ट के आधार पर आया था। तो बिल पास हो चुका है और अब जाएगा ये प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए, क्योंकि हमारे पास ना एक आर्टिकल 255(4) है, 255(4) आर्टिकल का क्लॉज 2, उसमें कहा गया है कि अगर राज्य का कानून केंद्र के किसी कानून के साथ ओवरलैप करता है ना, उसको उसके जो निर्देश है उनका पालन नहीं करता है, तो उसे लागू कराने के लिए आपको राष्ट्रपति की परमिशन लेनी होगी। इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी देती हूँ। आपको पता है कि राज्य सूची के विषय पे कौन कानून बनाता है? राज्य सरकार, है ना। और केंद्र सूची के विषय पे कौन बनाता है? मतलब राज्य सरकार नहीं कहना चाहिए, राज्य विधानमंडल बेटर रहेगा। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल बनाती है और केंद्र पे बनाती है संसद। ठीक, लेकिन समवर्ती सूची पे कौन बनाता है? ठीक है, समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्पष्टता ये दी उन्होंने कि अगर दोनों एक ही मुद्दे पे कानून बनाते हैं, ठीक है, इसी मुद्दे पे केंद्र भी कानून बनाता है, इसी मुद्दे पे राज्य भी कानून बनाता है, और दोनों के कानून जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं कि राज्य का कानून कुछ अलग कहता है, केंद्र का अलग कहता है, विरोधी बातें हैं, तो केंद्र का माना जाएगा, राज्य का नहीं माना जाएगा, है ना। लेकिन अगर राज्य को अपना कानून मनवाना है, राज्य का कानून केंद्र के कानून से मैच नहीं कर रहा, उसको अपोज कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर वो अपना कानून मनवाना चाहता है तो भाई फिर चले जाओ राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति से अनुमति लेकर आओ और फिर आपका कानून बन जाएगा, भले ही फिर वो केंद्र के कानून को कॉन्फ्लिक्ट करता हो। ठीक है, उसके विरोध में आया हो। ठीक है, तो ये पूरा 254 क्लॉज 2 में कहा गया है। तो यहाँ पे देखो जो केंद्र का कानून है, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, तो ये उसका विरोध करेगा, है ना। समान नागरिक संहिता में हिंदू मैरिज एक्ट जैसी तो कोई चीज़ होगी नहीं। तो ऐसे में अब अगर इन्हें अपना कानून लागू कराना है तो किसकी परमिशन लेनी होगी? राष्ट्रपति की। ठीक है, तो यहाँ पे देखा तो पूरे गुजरात में लागू होगा, जो गुजरात के सभी नागरिकों पे, है ना, जो गुजरात में रहते हैं या गुजरात से बाहर रह रहे हैं, सब पे लागू होगा। ठीक है, किस पे लागू नहीं होगा? जो अनुसूचित जनजातियां हैं उन पे लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके कुछ पारंपरिक अधिकार हैं, है ना, तो वो अपनी परंपराएं बनाए रख सकते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में भी एसटीज पे लागू नहीं हुआ। ठीक, क्या क्या प्रावधान है इस बिल के कि मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, लिव इन रिलेशनशिप जैसे मुद्दों पे बात करता है। ये स्ट्रिक्टली कहा गया है कि मोनोगैमी होगी, बाइगैमी, पॉलीगैमी नहीं होगी। मतलब जैसे कुछ धर्मों में ऐसे है कि आप 2 से 1 पत्नी हैं फिर भी विवाह कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब गुजरात में ऐसा नहीं कर सकते। बाइगैमी 2 लोगों से विवाह करने पे, पॉलीगैमी मल्टीपल लोगों से विवाह करने पे बैन है। ठीक है, इसको सभी धर्मों के लिए, आप किसी भी धर्म को पालन करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुजरात में रह रहे हैं तो वहाँ पे आप 2 विवाह नहीं कर सकते। ठीक है, मैं विवाह का पंजीकरण 60 दिन के भीतर कराना होगा। जब शादी हुई है उसके 60 दिन के भीतर पंजीकरण कराना होगा। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है कि शादी नहीं हुई है लेकिन साथ रह रहे हैं, है ना। तो ऐसे में अगर कोई कपल साथ रह रहा है तो उसको रजिस्टर्ड कराना होगा। ठीक है, कि हम साथ में हैं। हलाला, इद्दत जैसी जो प्रथाएं हैं कुछ धर्मों की वो बैन कर दी गई हैं, अब वो प्रैक्टिस में नहीं आएंगी। और जो डिवोर्स है ना, तो डिवोर्स केवल कोर्ट के माध्यम से ही होगा, अदालत के माध्यम से ही होगा। जो धर्मों में है कि ऐसे अलग अलग धर्म के अलग अलग नियम हैं, तो धर्मों वाली बात यहाँ पे लागू नहीं होगी। अगर तलाक चाहिए तो एक प्रॉपर तरीके से जैसे कोर्ट में तलाक होता है वैसे ही होगा। ठीक है,
लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कुछ विशेष बातें भी कही गई हैं, जैसे अगर कपल में से कोई भी व्यक्ति, लड़का या लड़की 18 साल से कम की है और लड़का मतलब 18 से 21 साल के बीच में है दोनों, है ना, तो ऐसे में उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना होगा। मतलब यहाँ पे देखिए वो माइनर तो नहीं है ना, बालिग तो है, 18 से ऊपर है, लेकिन अगर 21 साल से नीचे है तो अभी मैच्योर भी नहीं है, ठीक। तो 18 से 21 साल के बीच में अगर कोई भी साथी है उन दोनों में से, तो उसके पेरेंट्स या गार्जियन को इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। अगर उनके साथ रहने से लिव इन रिलेशनशिप के समय पे कोई बच्चे होते हैं तो उनको लीगल लेजिटिमेसी प्रदान की जाएगी, वो कानूनी रूप से वैध होंगे और उन्हें उत्तराधिकार में समान अधिकार मिलेंगे, ठीक है। मेंटेनेंस की बात करें, भरण पोषण की बात करें, तो अगर लिव इन पार्टनर जो है वो उसको परित्याग कर दिया जाता है, फिर भी वो कोर्ट में जाके अपना गुजारा भत्ता मांग सकती है, ठीक है, डाइवोर्स की तरह। जैसे पत्नी को अधिकार है कि वो पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है, ऐसे ही लिव इन रिलेशनशिप में महिला को अधिकार दिया गया है कि भले ही उसका साथी जो है वो लिव इन से हट गया है, उसको परित्याग कर दिया है, लेकिन फिर भी उसे गुजारा भत्ता देना होगा। इसके लिए कौन सी संवैधानिक औचित्य क्या है, क्या कह रखा है संविधान में, तो आर्टिकल 44 को तो हम समझ ही चुके हैं डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, और दूसरा है आर्टिकल 14, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ या फिर कानून के समक्ष समानता, ठीक। यहाँ पे सरकार ने स्पष्ट किया कि जो धर्म का अधिकार है, राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 25 में, है ना, तो वो धार्मिक अनुष्ठानों की तो जो रिचुअल्स हैं उनको तो हमने नहीं छेड़ा, हम तो केवल जो इनहेरिटेंस और मैरिज एज जैसे मामले हैं वहाँ पर समानता लाना चाह रहे हैं, ठीक है। और एक कॉन्करेंट लिस्ट मैंने आपको बताई थी, संवर्ती सूची, उसकी जो एंट्री 5 है वो भी वो राज्यों को यह अधिकार देती है कि वो समान नागरिक संहिता पे अपने कानून बना सकते हैं, ठीक। यूसीसी कहाँ कहाँ पे लागू है, तो एक तो गोवा का नाम आता है, ठीक है, लेकिन गोवा में ना पूरी तरह से समान नागरिक संहिता लागू नहीं है, ठीक है। गोवा में पुर्तगालियों वाली सिविल कोड लागू है 1867 से ही, ठीक, तो वहाँ पे अलग सिस्टम है। लेकिन अगर हम आज़ादी के बाद की बात करें तो उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने फरवरी 2024 में इसे अपनाया, गुजरात दूसरा राज्य है, मार्च 2026 में अपनाया, और असम में अभी बात चल रही है, ठीक है, असम में भी इसे अपनाया जाने वाला है, ठीक। तो उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक समझ आया होगा आपको अच्छे से। अब समझ लेते हैं क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है दूसरा जिसने उत्तराखंड के बाद यूसीसी बिल को पारित किया, तो गुजरात, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। गुजरात बिल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ये मोनोगैमी को फोर्स करता है सभी रिलीजन में, तो सही है ना, एक विवाह से ज़्यादा आप विवाह नहीं कर सकते हैं। इट मैंडेट्स रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस विद इन फिक्स टाइम, 60 दिन का समय दिया गया है, हमने देखा, है ना। इट अलाउस कस्टमरी प्रैक्टिसेस लाइक निकाह हलाला, है ना, पारंपरिक प्रथाओं की अनुमति देता है, नहीं, ठीक, निकाह हलाला की अनुमति नहीं है। 1 और 2 सही है, आंसर विल बी ए, ठीक है। और का क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से प्रोविजन के तहत केंद्रीय कानून के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट में राज्य के कानून हैं, ठीक, उनके लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। तो मैंने आपको बताया 254 आर्टिकल क्लॉज 3, है ना। तो लेकिन अगर मान लो आपको नहीं पता तो आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो कि 32 में तो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, 368 में जो संविधान में कुछ चेंजेस करने हैं, संविधान संशोधन, तो 368 उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, और 356 है आपातकाल से संबंधित, ठीक। तो मान लो आपको ये पता नहीं भी है कि 254 है वो, तो आपको बाकी 3 तो पता है ना, तो बचा हुआ वाला ही इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा INS तारागिरी, ठीक है। ये जो है प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है, इंडियन नेवी का एक स्टील्थ फ्रिगेट है, ठीक है। फ्रिगेट एक शिप होता है और स्टील्थ मीन्स क्या है, स्टील्थ मीन्स कि आसानी से उसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है ना, रडार सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है, ठीक। तो इसको 3 अप्रैल 2026 को विशाखापट्टनम में कमीशन किया जाना है, इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम आपको बता ही दिया 17A, P17A, A माने अल्फा,
ठीक है। शिवालिक क्लास का एडवांस्ड वर्जन है। शिवालिक क्लास में भी फ्रिगेट बने थे प्रोजेक्ट 17 नाम से, लेकिन जब उसका एक और एडवांस वर्जन आ गया तो 17A कर दिया उस प्रोजेक्ट को। ठीक है। कहाँ पे बनाया गया है ये शिप तारागिरी? मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ठीक है, मुंबई में है, वहाँ पे ये बना है। 11 सितंबर को लॉन्च किया गया था 2022 में, और 28 नवंबर को नेवी को दे दिया। फिर कुछ उसके परीक्षण चल रहे थे, और अब उन परीक्षण के बाद उसे अपनाया जाएगा। ठीक है, मतलब नेवी में शामिल किया जाएगा। तारागिरी क्यों नाम रखा है? तो तारागिरी हिल्स हैं, हिल्स पे रखे जाते हैं इनके नाम। उत्तराखंड में एक हिल है, ठीक, तो तारागिरी पर्वत श्रृंखला पे इसका नाम रखा गया है। ठीक है, और इसमें इंडिजिनस कंटेंट है, मतलब कि जो इसको बनाने में जो भी सामग्री लगी है ना, उसका 75% से ज़्यादा जो है भारत की MSME से आया है। जो सूक्ष्म और मध्यम उद्योग है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, तो वहाँ से ये आया है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से वीपन्स लगे हैं, क्या क्या हथियार हैं? तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं, जैसे कि ब्रह्मोस। क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल क्या होती है? तो देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल एक होती है, बैलिस्टिक मिसाइल एक होती है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? जो प्रक्षेप्य पथ पे चलती है ना, सरफेस टू सरफेस पे गिरेगी, लेकिन इस तरह का पाथ होगा उसका। ठीक है, क्रूज मिसाइल उससे अलग एक सीधी रेखा में ऐसे चलेगी। ठीक है, तो ब्रह्मोस भारत की सुपरसोनिक मीन सुपरसोनिक स्पीड से चलेगी। ठीक है, तो जो सोनिक स्पीड होती है, ध्वनि की चाल है, ध्वनि का वेग है, उससे तेज स्पीड से जाएगी, और क्रूज मिसाइल है। सरफेस टू एयर है ना, सरफेस से एयर में प्रहार करना है, तो बराक 8, ठीक, ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है। एंटी सबमरीन, सबमरीन को मतलब जो पनडुब्बियां हैं, दुश्मन की पनडुब्बी को खत्म करना है, तो टॉर्पीडो लॉन्चर है। ठीक है, ट्रिपल ट्यूब टॉर्पीडो लॉन्चर, और RBU रॉकेट लॉन्चर्स भी इस पे हैं। ठीक है, इस INS तारागिरी में, क्योंकि देखो जो शिप्स होते हैं, पनडुब्बियाँ होती हैं समुद्र में, उनको टॉर्पीडो से ख़त्म किया जाता है। ठीक है, जो टॉर्पीडो क्या होते हैं? पानी के अंदर चलने वाली मिसाइल समझ सकते हैं उन्हें। ठीक, तो ये टॉर्पीडो सिस्टम भी लगा है, गन भी लगी है उसमें INS तारागिरी में। ठीक है, और ऐसा माना जा रहा है कि जब हम इसे ये नेवी में अब शामिल कर रहे हैं, तो जो हमारा ऑपरेशन संकल्प चल रहा है, ऑपरेशन संकल्प क्या है? जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, जो वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक, वहाँ से जो भी शिप्स आ रहे हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस ऑपरेशन संकल्प चला रखा है नेवी ने। ठीक, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये वाला शिप जो है INS तारागिरी भी उसको और मजबूत करेगा। ठीक है, यहाँ पे P-17A के बारे में बात करें, प्रोजेक्ट 17 अल्फा, तो इसमें 7 शिप बनाए जाने हैं। 4 बनेंगे मजगांव लिमिटेड में, डॉक लिमिटेड, और 3 बनेंगे GRSC कोलकाता में। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? नीलगिरी पे ये सारे नाम ना, इसके P-17A प्रोजेक्ट में सारे नाम आपको पहाड़ियों के मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में, तो पहला शिप जो था वो नीलगिरी था, तो इसीलिए इसको नीलगिरी क्लास भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, जो प्रोजेक्ट 17 है ना, 17 वो शिवालिक क्लास है, क्योंकि उसका जो पहला शिप होगा ना वो शिवालिक होगा। यहाँ पे देखो शिवालिक क्लास है ना, तो शिवालिक क्लास प्रोजेक्ट 17 का एडवांस्ड वर्जन है। तो इसे हम क्या ये और कौन सी क्लास का शिप कह सकते हैं? नीलगिरी क्लास का शिप। ठीक है, फिर दूसरा आता है हिमगिरी, उदयगिरी, ये सब आ चुके हैं, नौसेना में शामिल हो चुके हैं। अब आ रहा है तारागिरी। इसके बाद दूनागिरी, विंध्यागिरी, महेंद्रगिरी शामिल और होने हैं। ठीक है, तो उसमें दूनागिरी लगभग कंप्लीट हो गया है, बाकी पे काम चल रहा है। ठीक, तो तारागिरी में आपको ध्यान रखना है, एक फ्रिगेट है, शिप है, ठीक है, जहाज है, लड़ने के काम आएगा युद्ध के समय पे। ठीक, स्टील्थ है, मतलब इसका डिटेक्ट कर पाना मुश्किल है थोड़ा। ठीक है, INS तारागिरी के संबंध में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करो। प्रोजेक्ट 17A का पार्ट है जिसमें स्टील्थ फ्रिगेट बनाए जाते हैं, सही है एकदम। इसे मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है, ये भी सही है। ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, नहीं है ना, क्या है? फ्रिगेट। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? उसके नाम में ही है ना, जहाँ से एयरक्राफ्ट उड़ सकते हैं, बहुत बड़े शिप्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ये फ्रिगेट है, लड़ाकू जहाज ही है। ठीक,
तो 1 and 2 आंसर रहेगा। और क्या आ सकता है कि विपिन सिस्टम मैच करने को आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मोस है तो वो क्या है, तो सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल है ना, तो क्रूज मिसाइल। ठीक, बराक एयर डिफेंस के लिए है, आरबीयू एंटी सबमरीन के लिए है, तो ठीक है तीनों सही हैं, तो आ गया आंसर 1, 2 and 3। INS तारागिरी का नाम किस हिल पे रखा गया है, मतलब कहाँ है ये हिल, उत्तराखंड में है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जो लिपुलेख दर्रा है वहाँ से व्यापार फिर से शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। जो लिपुलेख दर्रा है ना, वहाँ वो भारत और चीन को जोड़ता है, बॉर्डर पे है। ठीक है, उत्तराखंड बॉर्डर पे है और भारत चीन के बीच का रास्ता है। ठीक, कोविड-19 जब पेंडेमिक आई उससे पहले यहाँ से व्यापार होता था, है ना, और ये मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर की यात्रा का सबसे छोटा पाथ भी है, नहीं तो हमें सिक्किम से जाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से जाएं तो वो यात्रा छोटी शॉर्ट पड़ती है। ठीक, तो कोविड-19 तक यहाँ पे अच्छा खासा व्यापार चल रहा था, लेकिन उसके बाद कोविड-19 आ गया, फिर 2020 में गालवान वाले इशू भी हो गया और भारत चीन के संबंध खराब हो गए, तो इसको बंद कर दिया गया है ना, कि अब इससे व्यापार नहीं होगा। तो अब 5-6 साल बाद इसको वापस से रिज्यूम किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, 3 देश यहाँ पे मिलते हैं, एक है इंडिया, एक है चाइना और एक है नेपाल। ठीक है, 3 देशों का संगम है, ये ट्राई जंक्शन कह सकते हैं। तिब्बत, चाइना की तरफ से तिब्बत का ऑटोनॉमस रीजन लगता है और नेपाल तो है। ठीक, लगभग 5200 मीटर की ऊंचाई पर है। और सबसे पहले यहाँ पे ट्रेड कब शुरू हुआ था, 1992 में। ठीक है, इससे पहले, इसके बाद फिर शिपकिला पे हिमाचल में शुरू हुआ और फिर नाथुला पे सिक्किम में। ठीक, कैलाश मानसरोवर की यात्रा का सबसे छोटा मार्ग है, मैंने आपको बताया, और छोटा है तो लोकप्रिय भी है ना, लोगों को यहाँ से जाना पसंद है। लिपुलेख से जुड़ा ना एक काला पानी डिस्प्यूट और है ना, इसको समझ लेते हैं। काला पानी डिस्प्यूट किस किस के मध्य है, देखिए पहले ये देखिए, ये हमारा भारत के पास है ये उत्तराखंड। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है ना, ये पूरा विवादास्पद एरिया है। ठीक है, भारत का ही पार्ट है। ये है लिपुलेख, ये है काला पानी, ये है लिम्पियाधुरा। ठीक है, लिम्पियाधुरा। अब इन तीनों को भारत के कब्जे में है तीनों पॉइंट, और भारत अपना भाग मानता है और नेपाल कहता है कि नहीं ये हमारे भाग हैं। तो ये इशू क्यों क्रिएट होता है, इसके पीछे एक इतिहास है। देखिए, जो भी बॉर्डर के इश्यूज है ना, उसके लिए ज़्यादातर अंग्रेजों की संधियाँ जिम्मेदार हैं। उन्होंने क्लैरिटी नहीं रखी अपने हिडन एजेंडाज को पूरा करने के लिए, और वहाँ पे जो लूप होल्स रह गए वो आज देशों की लड़ाई का कारण बनते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, 1816 में भारत और नेपाल के बीच में संधि होती है, सगौली की संधि, इतिहास में पढ़ी होगी आपने। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल की जो सीमा है वो मानी जाएगी काली नदी। ठीक है, जो काली नदी है वो भारत और नेपाल की सीमा मानी जाएगी, तो ठीक है, कोई इशू नहीं था। लेकिन काली नदी ना ऐसे नहीं आती, जो काली नाम है वो नदी ऐसे 2 स्ट्रीम्स को मिल के बनती है। ठीक है, तो भारत कहता है कि ये वाली जो स्ट्रीम है ये है काली नदी की मुख्य धारा, और यहाँ से काली नदी आ रही है तो इधर से इधर का इलाका नेपाल का है और ये वाला इलाका भारत का है। लेकिन नेपाल कहता है नहीं भाई, ये वाली जो स्ट्रीम है ये सबसे लंबी धारा है, तो वो इस वाली धारा को मुख्य धारा मानता है। तो समझ पा रहे ना, जो लिम्पियाधुरा से ऐसे जाती है, एक धारा ये, एक धारा ऐसे आई, तो यहाँ पे जाके काली नदी बनती हैं 2 धाराएं मिलके। ठीक, तो नेपाल कहता है कि ये वाली धारा मुख्य है, भारत कहता है ये वाली धारा मुख्य है। अगर हम नेपाल का तर्क, मतलब नेपाल की बात को सही माने, तो फिर ये वाला इलाका हमें नेपाल को देना होगा, जो ऑरेंज कलर का है ना, क्योंकि फिर तो ये वाली नदी भारत और नेपाल के बीच की सीमा तय करेगी, काली नदी। ठीक है, लेकिन भारत इस वाली को मानता है, तो ये वाला इलाका भारत के रीजन में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, नेपाल, मतलब इतनी सदियों से ये वाले इशू को हाईलाइट नहीं किया गया था, लेकिन 2020 में नेपाल के द्वारा एक मैप जारी किया जाता है और वो इन तीनों इलाकों को ना अपना पार्ट दिखा देता है, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी। तो भारत उस पर आपत्ति दर्ज कराता है। ठीक है,
तो ये मुद्दा था इन तीनों के बीच का। यहाँ पे काला पानी की जो कंट्रोवर्सी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सकौली, मैंने आपको बता दी। ठीक, तो क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है लिपुलेख के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। उत्तराखंड में लोकेटेड है, सही बात है। ये तिब्बत और भारत को कनेक्ट करता है, ये भी सही है। इंडिया, नेपाल और चाइना का ट्राई जंक्शन है, ये भी सही है। तो तीनों सही है, आंसर बनेगा डी। ठीक है। लिपुलेख कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो पिथौरागढ़। ठीक है, ये अभी बताया है। भारत और चीन के बीच में बॉर्डर ट्रेड के रूट्स क्या क्या हैं? तो लिपुलेख 1992 में खुला, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में है, शिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। तो शिपकिला तो ठीक है, नाथुला नहीं है ना, नाथुला सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में नहीं। ठीक है, तो आंसर बनेगा 1 and 3। ट्रीटी ऑफ सकौली किस किस के बीच में हुई थी? इंडिया और चाइना के नहीं, ब्रिटिश इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में है ना, तो आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कृषि सखी इनिशिएटिव। ठीक है, एक कंपनी है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सरकारी कंपनी है, इसने शुरू किया है कृषि सखी इनिशिएटिव। पब्लिक सेक्टर सरकारी इंश्योरर है, इंश्योरेंस कंपनी है। और क्यों इसने शुरू किया कृषि सखी इनिशिएटिव, क्या है ये भी समझेंगे, क्यों किया वो भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि 2026 को ना यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ विमेन फार्मर डिक्लेयर किया है। मतलब ये जो वर्ष है ये महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। ठीक है, तो वो घोषित किया है, मतलब इसमें महिला किसानों के लिए अलग अलग देश अपने अपने कुछ कदम उठाएंगे, विशेष कदम। ठीक है, तो भारत की एक इंश्योरेंस कंपनी ने, जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है, उसने भी एक कदम उठाया है। और क्यों उठाया है, ये क्या काम करेगा? क्योंकि देखो जो महिला किसान होते हैं ना, तो उन्हें खेती बाड़ी वाले तो सारा आइडिया है ना कि कौन सी फसल उगनी है, कैसे उगनी है, क्या करें तो अच्छी फसल उगेगी। लेकिन उनको ना रिस्क मैनेज करना नहीं आता, उन्हें ये नहीं पता कि क्रॉप इंश्योरेंस कैसे काम करता है ना, उन्हें ये बीमा के बारे में नहीं पता। तो अब सरकार क्या करेगी, या सॉरी सरकार नहीं, ये कंपनी पर्टिकुलरली उनको जानकारी देगी, उनको इन्फॉर्म्ड स्टेक होल्डर बनाया जाएगा जिन्हें जानकारी होगी, सूचित होंगे जो। ठीक है, और ताकि वो अपने रिस्क को प्रबंधित कर पाएँ, जोखिम प्रबंधक बन पाएँ और फसल बीमा को भी समझ पाएँ और उसका लाभ ले पाएँ, है ना। तो उनको जो टेक्निकलिटीज़ हैं बीमा से जुड़ी हुई वो सब समझाई जाएंगी, उन्हें सिखाया जाएगा, प्रीमियम क्या होता है, सब्सिडीज़ कैसे मिलती हैं, है ना, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। और एक पोर्टल है सरकार का, NCIP नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल, उसके द्वारा ये पूरी प्रक्रिया ना आसान हो जाती है। तो इस पोर्टल को कैसे यूज़ करना है, इस बात की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, थीम रहेगी AIC फॉर AIC कंपनी है ना, और महिला के लिए। ठीक, तो बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कृषि सखी पहल क्या है। बीमा से जुड़ी हुई है, क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में जागरूकता फैलानी है। ठीक है, किससे अलाइन कर रहा है ये? इंटरनेशनल ईयर ऑफ विमेन फार्मर, सी। नेक्स्ट है एक वाइल्ड कीवी की स्पीशीज आई है, एक जंगली कीवी की प्रजाति आई है। ठीक है, साइंटिस्ट ने खोजा है इसे, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट ने। प्रजाति का क्या नाम है? एक्टिनिडिया इंडिका। ठीक है, कहाँ पाई गई है? ईस्टर्न हिमालय में। ठीक, तो ईस्टर्न हिमालय में एक्टिनिडिया इंडिका। यहाँ पे जो एक्टिनिडिया जो भी होता है ना, उसका मीनिंग होता है कीवी की प्रजाति। ठीक है, तो इंडिका माने इंडिया से मिली है तो इंडिका नाम आ गया है। ठीक, किस जगह पे मिली है? ईस्टर्न हिमालय में, अरुणाचल प्रदेश में एक जीरो वैली है। तो अब आपसे ये भी कभी आ जाए कि जीरो वैली कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, यहाँ ये जो प्रजाति है ना कहाँ पे होती है? जो ट्रांजिशन एरिया होता है, ट्रांजिशन एरिया जहाँ पे टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपस में मिलते हैं। देखो ऐसे चलता है ना, पहले ट्रॉपिकल आएगा, उष्ण कटिबंधीय, फिर सब ट्रॉपिकल, उपोष्ण कटिबंधीय, और फिर आता है टेम्परेट या शीतोष्ण। जैसे जैसे तापमान कम होता जाता है तो इस तरह से वनस्पति ऊपर ऊपर जाने पे उस परिवर्तित होती रहती है। तो जहाँ पे सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट मिल रहे होते हैं उस स्थान पे ये कीवी की प्रजाति होती है। कीवी क्या है? एक फल है ना। तो बहुत कम जगह पर है ये,
ऐसा नहीं है बहुत बड़े स्थान पे पाई गई है, हिमालय की पॉकेट्स में कहीं कहीं पे मिलती है। ठीक है, एक श्रब है, एक मतलब ऐसे बेल की तरह चढ़ता है ना, और बहुत डेंसली हेयरी है, घने बालों वाली शाखाएं हैं इसकी। ठीक, और बड़ा है, इसका फ्लावर जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और सफ़ेद कलर का क्रीमी एक उसका टेक्सचर होता है। ठीक है, जो उसका फ्रूट होता है, जो खाने वाला फल है, वो ग्लोबस होता है, मतलब गोलाकार होगा। ठीक है, और ऑलिव ग्रीन कलर का होता है। ठीक, तो हल्के ग्रीन कलर का और गोलाकार। ठीक है, और उसमें ना रेटिकुलेट पैटर्न पाए जाते हैं। रेटिकुलेट पैटर्न मीन्स एक नेट टाइप के स्ट्रक्चर मिलता है, जाल जैसा। ठीक, एक्टिनिडिया जीन से बिलोंग करती है, तो मैंने बताया एक्टिनिडिया मीन्स जो जिसमें सारी कॉमर्शियल कीवी आती हैं। ठीक, इंडिका है तो इंडिया को दिखा रही है, तो उसका नाम अब आ जाए एक्टिनिडिया इंडिका किस हाल ही में चर्चा में रहा क्या है, तो कीवी की एक वाइल्ड कीवी की प्रजाति है। ठीक है, अब टोटल मिला के विश्व में कितनी कीवी की प्रजातियां हो गई हैं? 56 हो गई हैं। मेनली जो कीवी होता है ना वो न्यूजीलैंड से बिलोंग करता है। ठीक है, न्यूजीलैंड और ईस्ट एशिया का नेटिव है, लेकिन कुछ जो वेराइटीज़ हैं वो भारत में भी पाई जाती हैं। तो एक्टिनिडिया इंडिका ऐसी ही रेयर प्रजाति है जो भारत में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं? तो एक्टिनिडिया इंडिका के संदर्भ में निम्न कथनों पे विचार करो। तो यह ईस्टर्न हिमालय में उगता है, सही है। टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बीच में उगता है, ये भी सही है। और कोस्टल रीजन में नहीं, है ना, तो 1 और 2 ओनली। एक इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है ना, उसका इनॉग्रेशन हुआ है, उद्घाटन हुआ है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर के जो सीएम है उमर अब्दुल्ला, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और 10 दिन बाद होना था, लेकिन उसे क्योंकि गर्मी पड़ रही थी वहाँ पे, तो थोड़ा सा पहले कर दिया गया है। ठीक है, लोकेशन पर्टिकुलर आपको ध्यान रखनी है। जबरवान माउंटेन रेंज है श्रीनगर में, डल झील के पास। ठीक है, तो वहाँ पे लगभग 30 हेक्टेयर में फैला हुआ है ये जो ट्यूलिप गार्डन है। ट्यूलिप फूल होते हैं, है ना, तो उन फूलों का गार्डन है। 30 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। और एक टेरेस जैसे सीढ़ीदार ग्राउंड होता है ना, सीढ़ियाँ बनी होती है, सीढ़ी नुमा तरीके से उसको बनाया गया है। ढलान पे बना है ना, पहाड़ी इलाका है तो ढलान पे सीढ़ियों पे बनाया गया है इसको। ठीक है, ये जो गार्डन है इसका नाम पहले सिराज बाग हुआ करता था। ठीक, 2007 में इसको बनाया गया था फ्लोरिकल्चर को या फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए, और अब इसे ट्यूलिप गार्डन में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, विश्व का दूसरा या कह सकते हैं एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है, विश्व का दूसरा या एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है ये। और ठीक, इसमें करीब 1.8 मिलियन बल्ब्स हैं, मतलब वो जो बल्ब्स क्या होते हैं, मतलब ऐसे कह सकते हो कि पौधे। ठीक है, तो ट्यूलिप टेक्निकलिटी में जाएं तो जैसे जो फूल होता है ना ट्यूलिप का, तो उसके नीचे ही उसके पोषण के लिए ना सारा जड़ जैसा सिस्टम होता है। ठीक है, एक बल्ब जैसी संरचना होगी और उसमें उसके सारे पोषण के तत्व होंगे जिससे ये ग्रो कर सकता है। ठीक, तो वो बल्ब है, लेकिन हम आसान भाषा में समझें तो पौधे हैं। तो 1.8 मिलियन पौधे आप समझ सकते हैं कि ट्यूलिप इसमें लगाए गए हैं, मतलब 18 लाख पौधे हैं। ठीक है, 75 वैरायटी के बहुत सारे पौधे इसमें लगाए गए हैं। और ये इनके नाम के कौन कौन से हैं इसको छोड़ सकते हैं। ठीक, ज़्यादातर हमने नीदरलैंड से मंगाए हैं, जहाँ पे ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। उसका नाम है क्यूकेनहॉफ। ठीक है, क्यूकेनहॉफ गार्डन विश्व का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। दूसरा सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन भारत का है, और वो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस तरह का, आपसे आ जाएगा कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। श्रीनगर में डल झील के पास है, सही है। जबरवान रेंज में पाया जाता है, सही है। विश्व का सबसे बड़ा है, नहीं, दूसरा सबसे बड़ा है ना, तो 1 और 2 ओनली। ठीक, एक नई टर्म चर्चा में थी हाल ही में, हाइपर कैप्निक हाइपोक्सिया। ठीक है, हाइपर कैप्निक हाइपोक्सिया, इसको समझते हैं क्या है। एग्जाम में आ सकती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि नहीं आ सकती है ना, तो आप थोड़ा सा समझ लेंगे इसको। तो एक स्टडी हुई, उसमें कहा गया कि ये एक
कारण है, जो मैंग्रोव सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है ना, ख़त्म होता जा रहा है, उसका कारण क्या है? हाइपरकैप्निक हाइपॉक्सिया। ठीक है, अब ये हाइपॉक्सिया क्या होता है? पॉक्सिया में ऑक्सिया दिख रहा है ना, ठीक है, ऑक्सिया माने ऑक्सीजन, ठीक है, हाइपो माने कम ऑक्सीजन। तो जब जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है पानी में, घुली हुई ऑक्सीजन, वो कम हो जाएगी तो क्या होगा? इनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, है ना। तो जो सर्वाइविंग थ्रेशोल्ड है इनका कि इतनी 2 mg/L इन्हें ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं पा रही, तो इनका क्या होगा? दम घुटने लगेगा, ठीक है ना। तो ये हाइपॉक्सिया जो है वो लो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को दिखा रहा है कि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर काफ़ी कम है। अब आता है हाइपर कैप्निया, जहाँ पे हाइपो आ जाए उसका मतलब होता है कमी, हाइपर आ जाए तो उसका मतलब होता है अधिकता, ठीक है। अधिकता किसकी है इनकी? कैप्निया माने कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। तो ऑक्सीजन की कमी है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज़्यादा हो रही है? क्योंकि भाई ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं एनवायरनमेंट में। ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा ज़्यादा होगी तो पानी में ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस घुलेंगी, ज़्यादा कार्बन घुलेगा, पानी में ज़्यादा कार्बन घुलेगा तो ज़्यादा CO2 पानी में घुलित अवस्था में मिलेगी, है ना। और ओशन का क्या हो जाएगा? अम्लीकरण हो जाएगा, एसिडिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए समस्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन सांस लेने को चाहिए थी वो तो मिल नहीं रही, और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो गई, तो इनका दम धीरे धीरे घुट रहा है, ठीक है। कंबाइंड इफेक्ट क्या है कि मेटाबॉलिक ट्रैप है इनके लिए, इससे ये सांस नहीं ले पाते हैं, अपनी जो प्रक्रियाएं हैं, शारीरिक प्रक्रियाएं, वो नहीं कर पाते हैं। क्यों बढ़ रही है ऑक्सीजन, क्यों कम हो रही है, CO2 क्यों बढ़ रही है? इसका कारण है एक तो यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन आप समझते हैं, यूट्रोफिकेशन क्या होता है? देखिए, जैसे जो कृषि में हम उर्वरक यूज़ करते हैं ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस के उर्वरक, ठीक, न्यूट्रिएंट्स, तो पानी के साथ वो बहते हैं और बह के समुद्र में आके मिल जाते हैं। तो उन न्यूट्रिएंट में जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस है, ठीक, ये जो होता है, जो समुद्र में जो पौधे हैं, है ना, उनके लिए भी उर्वरक का काम करता है। तो जो एल्गल ब्लूम है, एल्गी है वहाँ पे, है ना, वो बहुत बड़ी संख्या में हो जाती है उससे, ठीक है। अब बड़ी संख्या में पौधे हो गए, लेकिन हमेशा तो नहीं रहेंगे, वो मरेंगे। जब वो मरते हैं तो वो शैवाल जब मरेंगे तो उनका अपघटन होगा। अपघटन में क्या चाहिए होगा? ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो पानी में जितनी मौजूद ऑक्सीजन है ना, वो सारी उसके अपघटन, सारी नहीं मतलब उसका बहुत बड़ा पार्ट उनके अपघटन में यूज़ हो जाता है। तो अब ऑक्सीजन की मात्रा कम बची, ठीक है। दूसरा आता है स्टैग्नेंट टाइडल फ्लशिंग। पहले क्या होता था कि सी लेवल मतलब टाइड आते थे, है ना, और ज्वार भाटा, तो ज्वार में बहुत सारा पानी आया, वो ये जो रुका हुआ पानी है इसको बहा के ले जाता था और नया पानी भर गया, ठीक है। तो पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? तट पे निर्माण बढ़ता जा रहा है ना, सी लेवल बढ़ता जा रहा है, तो अब टाइड इतने आते ही नहीं, है ना, ज्वारीय निक्षालन होता ही नहीं, और जो है CO2 वहीं पे फंसी रह जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन को भी कहा गया है। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? देखो, आपने देखा होगा कि जो ठंडा पानी होता है वो नीचे बैठ जाता है और गर्म पानी ऊपर रह जाता है ना। गर्म चीज़ हल्की होती है, ऊपर आ जाती है, ठंडी चीज़ भारी होती है, नीचे चली जाती है। तो पहले क्या होता था? तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है तो पानी घुलता रहता था आपस में, पानी की परतें घुलती थी, तापमान मिल जाता था। तो क्या होगा? अगर ऊपर की परत में थोड़ा ऑक्सीजन कम भी है लेकिन वो नीचे वाली से घुल गई तो नीचे का ज़्यादा ऑक्सीजन उसमें मिल गया। लेकिन अब क्या है? तापमान तेज़ी से बढ़ रहा है तो ऊपर और नीचे की परतों के तापमान में काफ़ी अंतर आ गया, ठीक है। तो वो परतें आपस में मिल नहीं पाती, तो जिन परतों में कम ऑक्सीजन है उनकी कम रह जाएगी, जिनमें ज़्यादा है वो ज़्यादा रह जाएगी, ठीक। तो ये स्ट्रेटिफिकेशन मतलब एक ऐसे इस तरह से स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर बन गया कि नीचे का तापमान कम, फिर ज़्यादा और फिर सबसे ज़्यादा, सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा तापमान, ठीक है। तो ये कारण है हाइपॉक्सिया हाइपरकैप्निक के, ठीक। और किससे जुड़ा टॉपिक है? मैंग्रोव के, जो मैंग्रोव धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं उनसे जुड़ा टॉपिक है, ठीक। इसके संबंध में विचार करें तो पहला टॉपिक है, मतलब पहला स्टेटमेंट है हमारा, ये लो ऑक्सीजन लेवल को दर्शाता है जिसमें साथ में हाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल भी होता है, तो सही बात है ना।
मेटाबॉलिक स्ट्रेस को शो करता है, ये भी सही है। ठीक, इट एनहेंस ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, ऐसा तो नहीं है ना, ऑक्सीजन नहीं बढ़ाता, तो 3 गलत है, 1 एंड 2 सही है, आंसर विल बी बी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरहुल फेस्टिवल। ठीक है, सरहुल महोत्सव। अब ना ये जो मार्च का महीना है तो एक तरह से नया साल भी मनाया जाता है कई लोगों के द्वारा, तो बहुत सारे फेस्टिवल्स, कल भी हमने देखा था है ना गोवा से जुड़ा हुआ फेस्टिवल, आज फिर से कुछ फेस्टिवल्स देखेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग देश के अलग अलग कोनों में भिन्न भिन्न प्रकार के फेस्टिवल्स मनाए जा रहे हैं, तो उनको समझेंगे। ठीक है, तो 21 मार्च को मनाया गया है ये, हमेशा 21 मार्च को नहीं, जो चैत्र शुक्ल पक्ष होती है उसके तीसरे दिन मनाया जाता है। ठीक है, इसे ट्राइबल न्यू ईयर के नाम से, मतलब न्यू ईयर माना जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? सरहुल, झारखंड में। ठीक, मेजरली झारखंड है, लेकिन झारखंड से जो जुड़े हुए इलाके हैं, जैसे उड़ीसा में भी इस तरह की जनजातियां हैं, छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पे भी ये मनाया जाता है। ठीक है, कौन सी जनजाति से जुड़ा है? तो ओरांव, मुंडा और हो, इन ट्राइब से जुड़ा है। सरहुल है ना, नाम है सरहुल, तो सर का मतलब है साल, साल एक वृक्ष है ना, और हुल का मतलब है वर्शिप। तो इस दिन जो साल के वृक्ष है उनकी पूजा की जाती है। ठीक, और ऐसा माना जाता है कि जो धरती माता है, उन्हें धरती आबा कहा जाता है, उनका धर्मेश के साथ विवाह हुआ था, माने सन के साथ। ठीक, तो महिलाएं डांस करती हैं, झूमर, पैका और जो है अपने जो पारंपरिक पोशाकें हैं है ना, वो पहनी जाती हैं। ठीक है, और एक वो पिया जाता है, एक द्रव, उसका नाम है हदिया। ठीक है, तो हदिया चावल से बनता है, तो उसको पिया जाता है, उस यहाँ पे विशेष महत्व का है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो झारखंड में। यहाँ जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया कि कौन सी ट्राइब से जुड़ा है, तो ओरांव, मुंडा और हो। ठीक है, आंसर बनेगा बी। ऐसे ही एक और अन्य फेस्टिवल है मासी मागम फेस्टिवल। ठीक है, मासी मागम फेस्टिवल ये भी फरवरी मार्च के महीने में, जो माघ, ठीक है, जो माघ माने माघ का जो तारा है, माघ स्टार है, जब पूर्णिमा के दिन पे आता है। ठीक है, तो मागम नक्षत्र पूर्णिमा के दिन जब दिखाई देगा, तो उस दिन मासी मागम महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे मनाया जाता है? मेनली तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला। ये आपको बस पता होना चाहिए, मेन जो आपको ध्यान रखना है कौन सा, मतलब हल्का हल्का आइडिया हो, है ना, कि जैसे जो सरहुल है वो झारखंड वाली साइड में था, मासी मागम है वो और साउथ में है, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला। ठीक, यहाँ पर एक और तीर्थवारी अनुष्ठान होता है, तीर्थवारी रिचुअल। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं कि जो मंदिर की मूर्तियाँ हैं उनको ले जाएंगे, एक जुलूस सा निकलेगा, सब लोग नाचेंगे गाएंगे, और फिर उनको स्नान कराया जाता है। ठीक है, तो हर साल आयोजित होता है, लेकिन एक होता है महामागम, है ना, जैसे मागम तो हर साल होगा, ऐसे महामागम होता है, 12 साल में एक बार होता है। ठीक है, तो महामागम ऐसे समझ लेते हैं कि दक्षिण का कुंभ, है ना, इसे दक्षिण के कुंभ नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इसके बारे में एक कहानी भी है। ठीक है, कहानी क्या है कि एक राजा होते हैं, ठीक, तिरुवन्नामलाई के राजा, उनका नाम राजा वल्लाल होता है, उनकी कोई भी संतान नहीं होती। ठीक है, तो कोई संतान नहीं है, तो अब उनका जो अंतिम यात्रा है वो कौन पूरी करे, अंतिम संस्कार कौन करे, है ना। तो भगवान शिव आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करूँगा। ठीक, और फिर जब उनकी मृत्यु होती है तो शिव मासी मागम के दिन आते हैं और वो अपना वादा पूरा करते हैं। तो और उनके जो अंतिम संस्कार की रस्में हैं उनको निभाने के लिए समुद्र तट पे आते हैं। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि वो आज भी भगवान शिव वहाँ पे समुद्र तट पे आ रहे हैं, तो लोग भी वहाँ स्नान करने जाते हैं। ठीक है, और यही वजह है कि जो मंदिर की मूर्तियां हैं ना, शिव के जो मूर्तियां हैं उनको भी स्नान कराया जाता है ले जाके, जैसा हमने देखा अभी जुलूस निकाला जाता है। ठीक है, और इस बारे में एक और बात भी प्रचलित है कि उन्हें रास्ते में एक हाथी मिल गया था, उसका संहार किया था। ठीक है, तो उन्हें गज संहारक भी कहा जाता है। ठीक, कहानी आपको याद नहीं रखनी, कहानी हमने क्यों सुनी है, देखो जब हम कहानी सुनते हैं ना तो हमारे माइंड में इमेजेस बन जाती हैं। ठीक है, तो अब आपके माइंड में भी इमेज बनी होगी कि एक जो शिव भगवान है वो अंतिम यात्रा करवा रहे हैं किसी राजा की, तो वहाँ से आपको थोड़ा आइडिया बना होगा कि ये सारी चीज़ें ना साउथ में चल रही हैं। ठीक,
तो मानो आप भूल भी गए कि मासी मागम कहाँ पे है, लेकिन आपको एक कहानी हल्की सी याद आ गई एग्जाम में, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही हम खाली रट लें कि मासी मागम तमिलनाडु, तो वो याद नहीं रहेगा हमें लंबे समय तक। ओके। जो जो वैसे तो पूरे तमिलनाडु में मनाया जाता है, लेकिन तमिलनाडु की एक इरूलर ट्राइब है, ठीक है, इरूलर जनजाति, वहाँ के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। और बहुत से लोग मतलब इस जनजाति के लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं इस दिन पे। शादी विवाह जैसे अच्छे उत्सव कराए जाते हैं इस समय पे। ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि बहुत बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है ना, वो समुद्र तटों पर, नदियों पर आते हैं स्नान करने के लिए। तो नदियों पे स्नान करने के लिए आएंगे तो वहाँ पर है एक सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जिसके आसपास कुछ जल निकाय हैं, लोग वहाँ पे स्नान करते हैं। तो वहाँ पे जो भी ये एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना, उससे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में जो हमारा फौना रहता है, ठीक है, जो जंतु रहते हैं, उनको परेशानी होती है। तो मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा सरकार को, भाई इन्हें विनियमित करो भक्तों की भीड़ को, ताकि कम से कम जो वन्य जीव हैं वो प्रभावित ना हो। ठीक है ना। तो इससे देखो हमें क्या पता चला कि जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है ना, वो भी कहाँ पे होगा, तमिलनाडु में, है ना। तो इस तरह से आपको ये काम आएगा। क्वेश्चन क्या बन सकता है, सिंपल आ सकता है, एक मल्टी स्टेटमेंट टाइप, कि मासी मागम फेस्टिवल है, उसके संबंध में निम्न कथनों पे विचार करो कि तमिलनाडु में मासी मंथ में मनाया जाता है, सही है। मागम स्टार जब पूर्णिमा के साथ आता है तो सही बात है। वर्ष में 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, नहीं, वो होता है महामागम, है ना, ये तो हर साल मनाया जाता है। ठीक, तो आंसर बनेगा 1 and 2 A। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चपचारकुट फेस्टिवल। ठीक है। चपचारकुट कहाँ पे मनाया गया है, आइजोल। ठीक, आइजोल किसकी राजधानी है भाई, फटाफट से बता दो। ठीक, यहाँ पे देखिए, ठीक है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। तो कब मनाया जाता है, देखो मिजोरम का फेस्टिवल है ना, आइजोल मिजोरम की राजधानी है। ठीक है। तो वहाँ पे बसंत उत्सव है। बसंत में जब हम नई फसलें लगाएंगे ना, तो उससे पहले क्या होता है कि जो झूम कृषि में आपको पता है कि एक उसको जो फॉरेस्ट लैंड है उसको आग से जला दिया जाता है, या वहाँ की वनस्पतियाँ हटा दी जाती हैं, और फिर वो जो लैंड खाली होता है वहाँ पे नई वनस्पतियाँ लगाएंगे। तो इसे कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कृषि। फिर जब वो जिस भूमि पे कृषि कर रहे हैं कुछ साल में उसकी मृदा की गुणवत्ता कम हो जाएगी, तो उस लैंड को त्याग देंगे, दूसरी लैंड पे चले जाएंगे। ठीक है, उसको खाली करेंगे, फिर वहाँ कृषि करेंगे। ठीक, तो ये जो चपचारकुट फेस्टिवल है, ये झूम जो कल्टीवेशन साइकिल है उसी समय पे आता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अब इन्हें क्या करना है, जंगल को साफ कर दिया है ना, लेकिन अब उसकी जो कचरा बचा है उसको जलाना होगा। तो उससे पहले ये लोग रेस्ट करते हैं। ठीक, रेस्ट कर रहे हैं, आराम से फेस्टिवल मना रहे हैं, क्योंकि थक गए हैं, है ना, जंगल साफ करने के बाद थक गए हैं। तो अब एक फेस्टिवल करेंगे और आने वाली जो फसल उगाएंगे उसकी वो अच्छे से हो, उसकी कामना करेंगे। ठीक है। तो चपचारकुट, चप माने होता है धूप में सूखे हुए कटे हुए पेड़, चार माने होता है जो हमने सुखाने का काम करा है, कुट माने होता है त्योहार, मतलब कि जो अब हमने जंगलों को काट के उसे सुखा लिया है। ठीक है, अब उसके बाद हम थक गए तो अब हम त्योहार मना रहे हैं। ठीक है। थीम क्या है इसकी, थीम रखी है जूनून जे मावी। ठीक है, मतलब कि द ब्यूटी ऑफ मीजो एथिक्स हारमोनी एंड रिकन्सिलिएशन, कि मीजो एथिक्स में जो मीजो नैतिकता है, मिजोरम की नैतिकता है, वहाँ पे हारमोनी को और रिकन्सिलिएशन मतलब सुलह कराने को बहुत महत्व दिया जाता है। ठीक है, कि अब क्या होगा, मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि जब जनजातियों ने ये वृक्ष हटाए होंगे, है ना, तो आपस में कई बार मनमुटाव हो गया होगा, तो अब त्योहार मना के उन सब मनमुटावों को दूर करो और फिर से एक नई शुरुआत करो। ठीक, एक फादर ऑफ फेस्टिवल होते हैं कुटपा। ठीक है, और अध्यक्षता किसने की इस फेस्टिवल की, तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, लालू होमा, उन्होंने इसकी कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
और मिजो आचार संहिता को अपनाने पे जोर दिया। मिजो आचार संहिता को क्या कहा जाता है? तलव मंगय हना। ठीक है, तो ये नाम है उसका। ठीक, बहुत सारे नृत्य किए गए जैसे चेराव डांस, चाई डांस। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि चेराव डांस किस इलाके से संबंधित है, तो मिजोरम से। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन आएगा कि चपचारकुट फेस्टिवल कहाँ का है, तो मिजोरम का। आंसर बनेगा बी। ऐसी एक फेस्टिवल है नवरोज। ठीक है, नवरोज या नौरोज किसी भी नाम से जाना जाता है। कब मनाया जाता है? जब वसंत विषुव होता है ना, 21 मार्च को। तो वर्नल इक्विनॉक्स या स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं उसको। तो उस दिन मनाया जाएगा। किसके द्वारा मनाया जाता है? पारसी कम्युनिटी के द्वारा। ठीक है, जो पारसी कम्युनिटी है, जो राष्ट्रियंस हैं, उनके द्वारा ये मनाया जाता है। उनका नया साल है ना, नवरोज माने नया साल। नव माने नया, रोज माने रोज आना वाला दिन। ठीक है, तो नया दिन शो करते हैं कि साल का नया दिन शुरू हो गया। ठीक, 3000 साल से इसको मनाया जा रहा है। पहले एक जमशेद राजा होते थे। पारसी माइथोलॉजी में जमशेद राजा हैं। ठीक है, और इसीलिए इसको एक जमशेदी नवरोज नाम से भी जाना जाता है। ठीक, जो राष्ट्रियंस की बात करें तो वहाँ पे ये बताते हैं कि इस दिन अहुरमंदा अहिरमन के बीच में लड़ाई होती है और जो लाइट है वो जीत जाती है डार्कनेस के ऊपर। ठीक है, अंधकार पर प्रकाश की विजय होती है, तो उसको दिखा रहा है। ठीक, यूनेस्को ने 2016 में इसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया था। ठीक है, 2009 में किया था और फिर 16 में फिर से इसको एक्सटेंड किया गया। ठीक, तो नवरोज किसका त्योहार है? पारसियों का। आंसर बनेगा सी। ठीक है, आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी था। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कोई भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, लेक्चर आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल। थैंक यू।